आप उधर से अपने आप को म्यूट कर दें, मैं यहाँ से आपको बताता चलूंगा। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है तो आप क्या करें, आप मुझे नीचे बॉक्स से जो चैट का बॉक्स, उसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका हर सवाल का जवाब उस समय देता चलूंगा। ठीक है, क्लियर है? तो एक बार आप मुझे सभी थम्स अप करें अगर आपको क्लियर है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। मैं आपको अब अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ पीपीटी की। ओके, तो आप सभी को जो ये पीपीटी है वो दिखाई दे रही है क्लियर? हेलो दोस्तों, क्या आपको पीपीटी क्लियर दिखाई दे रही है? हाँ ओ, सर। ओके ओके, तो चलिए आप अपने आप को जो है म्यूट कर दें, मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा पूरी सारी चीजें। तो ये जो आज हमारा लाइव सेशन है, इस लाइव सेशन में मैं आपसे डिस्कस करूंगा आज कि जो हमारी इंडियन ज्योग्राफी है, एनटीए जैसे नेट ज्योग्राफी के सिलेबस में, उसको आप किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, और कोई लोग जुड़ रहे हैं तो उन्हें मैं लेता चलूंगा इसके अंदर, इस लाइव सेशन में। तो इस पूरे जो सेशन का हमारा उद्देश्य है वो है इंडियन ज्योग्राफी की स्ट्रेटेजी को लेके। इंडियन ज्योग्राफी के जो सारे टॉपिक्स हैं, फिजियोग्राफी हो चाहे कोई सा भी टॉपिक हो, वो सारे तो हम क्लियर करेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि इंडियन ज्योग्राफी को आखिर पढ़ना कैसे होता है। क्योंकि देखिए एग्जाम में जो पेपर 2 है हमारा ज्योग्राफी का, उस पेपर 2 में कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन, यानी कि 20 से 25% जो है केवल इंडियन ज्योग्राफी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने क्रॉस चेक नहीं किया है तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर इतने बड़े अमाउंट में इस यूनिट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसके लिए हमें एक अच्छी स्ट्रेटेजी की और अच्छे से इस पे कमांड बनाने की जरूरत है। ठीक है, अब वो किस तरीके से हम कमांड इस पे बना सकते हैं, जब हम इसको सही ढंग से प्रिपेयर करेंगे। अब वो किस तरीके से करेंगे, तो वही चीज मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, मेरे को पूरा विश्वास है अगर आपने इस पूरा वीडियो को अच्छे से देख लिया, पूरी क्लास को आप अगर अच्छे से समझेंगे, तो आपको निश्चित रूप से आज की क्लास में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अ, ये देखिए, अब सबसे पहला जब हम क्लास स्टार्ट करते हैं या फिर कोई भी स्टूडेंट ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो आप क्या करते हैं, सिलेबस निकालते हैं। और इंडियन ज्योग्राफी जो है वो सारे एग्जाम में आते हैं, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो। लेकिन जो यूजीसी नेट का एग्जाम है उसमें भी इंडियन ज्योग्राफी आती है। लेकिन बाकी जो ज्योग्राफी के सिलेबस में बाकी यूनिट्स हैं, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी या ज्योग्राफिकल थॉट, ये सारे जो क्वेश्चन, ये सारे जो टॉपिक हैं वो बाकी एग्जाम में नहीं आ रहे हैं। कृष्णा जी कह रहे हैं साउंड नहीं आ रहा है। क्या आप सभी बाकी लोगों को भी साउंड नहीं आ रहा है? क्या आप एक बार मुझे बताएं, क्या बाकी लोगों को भी साउंड नहीं आ रहा है? कृष्णा जी को साउंड नहीं आ रहा है? मुझे आ रहा है इधर ठीक ठाक। ओके, तो शायद हो सकता है कृष्णा जी आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम हो। एक बार रिफ्रेश कीजिए तो शायद फिर आ जाए, बाकी सबको तो क्लियर हो रहा है। ओके ठीक है, तो आप क्या करें, कब इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि बाकी जो एग्जाम, बाकी जो यूनिट है वो बाकी अदर एग्जाम में आती नहीं है। और इंडियन जो ज्योग्राफी है वो क्या है, काफी ज्यादा फेमस है कि ये वाला जो पार्ट है ज्योग्राफी का, वो सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंडियन ज्योग्राफी के सिलेबस को उठाते हैं, इंडियन ज्योग्राफी की बुक को उठाते हैं, चाहे वो माजिद हुसैन उठा लें या फिर आरसी तिवारी या कोई भी अदर बुक वो उठा लें। सबसे पहले उसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो स्ट्रेटेजी है, ये जो अप्रोच है एग्जाम को क्रैक करने की, बिल्कुल गलत अप्रोच है। वो क्यों है, मैं आपको बिल्कुल आज प्रूव करके दिखा दूंगा कैसे कैसे ये गलत अप्रोच है। ठीक है, देखिए, जब आप इंडियन ज्योग्राफी को स्टडी कर रहे होंगे तो इंडियन ज्योग्राफी में आप क्या पढ़ेंगे, आप इंडियन ज्योग्राफी में इंडिया की क्लाइमेट पढ़ेंगे, इंडिया की जो फिजियोग्राफी है यानी कि भूआ करती है, कहाँ पर पर्वत है, कहाँ पर पठार है, कहाँ पर मैदान है, इन सब चीजों को पढ़ेंगे, है ना। और इंडियन ज्योग्राफी की सॉइल पढ़ेंगे, वेजिटेशन पढ़ेंगे, मानसून पढ़ेंगे, इन सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इन टॉपिक्स को पढ़ने से पहले और भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं, इन सभी को हम रूम के अंदर लेते हैं और बाकी लोग जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? और जो लोग, मैं आपको बता दूं कि जो लोग बाद में जुड़ रहे हैं हमसे, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, ये जो पूरा वीडियो है ये रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो, और जैसे ही ये क्लास खत्म होगी मैं इसको यूट्यूब पे डाल दूंगा। तो आपका जितना पीछे से बचा हुआ जो लेक्चर है, आप बीच में से जुड़े हैं, आप सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं, ये वीडियो यूट्यूब पे डाल दिया जाएगा, तो आप यहाँ से उसे शुरुआत से देख सकते हैं। ठीक है,
तो इंडियन ज्योग्राफी को जब आप स्टार्ट करें, उससे पहले आपको क्या करना चाहिए? उससे पहले आपको जो सामने आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, आपको जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, क्लाइमेटोलॉजी बिल्कुल अभी मैं उदाहरण के साथ आपको प्रस्तुत करूँगा, आप बिल्कुल भी घबराएँ ना। आपको जियोमॉर्फोलॉजी की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, आपको क्लाइमेटोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, ओशनोग्राफी के बारे में आपको पता होना चाहिए, एनवायरनमेंट ज्योग्राफी के बारे में, इन 4 टॉपिक्स के बारे में, इन 4 यूनिट्स के बारे में कम से कम आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट करें। अब देखिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो मैं आपको एग्जांपल के साथ इसे प्रूव करके दिखाता हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ठीक है? तो ऐसा मेरा कहने का उद्देश्य क्या है, देखिए, आपने यहाँ पे देखा है, ये जियोमॉर्फोलॉजी का एक टॉपिक है, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। हर यूनिट में देखिए क्या बात है कि हर यूनिट में एक सीक्वेंस होता है, जिसे हमें उस सीक्वेंस में चलते हुए आगे बढ़ना होता है किसी भी यूनिट में। चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी की हो, क्योंकि आज मैं यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए इंडियन ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा। लेकिन कोई भी यूनिट है, उसको एक सीक्वेंस में लेके चलना होता है, चाहे वो जियोमॉर्फोलॉजी हो, क्लाइमेटोलॉजी हो, ओशनोग्राफी हो, कोई सी भी यूनिट हो, ठीक है? तो सबसे पहले अगर मैं इंडियन ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ, उससे पहले मैंने आपको बताया कि इसके लिए आपको बाकी ये जो यूनिट्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। अब जियोमॉर्फोलॉजी से हम उदाहरण लेते हैं कि अगर हमने जियोमॉर्फोलॉजी पहले नहीं पढ़ी और इंडियन ज्योग्राफी पहले पढ़ना शुरू कर गए, तो क्या होगा उससे? तो देखिए उससे ये होगा कि आपको जो इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ है, पृथ्वी के अंदर का जो भाग है, सियाल, सीमा, निफे और क्रस्ट, फिर क्रस्ट के नीचे क्या है? मेंटल है, फिर उसके नीचे कोर है। तो पृथ्वी के अंदर किस तरीके से मूवमेंट होता है, लावा की किस तरीके से उत्पत्ति होती है, इन सारे टॉपिक्स का आपको पता नहीं होगा। और जब आपको इन सारे टॉपिक्स का पता नहीं होगा, पृथ्वी के इंटीरियर स्ट्रक्चर का पता नहीं होगा, इसके बारे में आपने स्टडी नहीं की होगी, तो आप नहीं समझ पाएंगे प्लेट टेक्टोनिक्स को। तो फिर क्या होगा अगर आप प्लेट टेक्टोनिक्स को नहीं समझ पाएंगे? अगर आपने प्लेट टेक्टोनिक्स को अच्छे से नहीं समझा है, तो आप जरा मैप पे नजर घुमाएं। यहाँ पे जहाँ पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा। एक सेकंड में पॉइंटर लेते हैं हम, ये है बॉल पेन, ठीक है? यहाँ पे आपको इंडियन, हमारा ये इंडिया दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ, कलर चेंज करते हैं हम इसका, पेन का, ठीक है? ये आपको इंडिया दिखाई दे रहा है। अगर आपने प्लेट टेक्टोनिक्स को नहीं पढ़ा है, जो कि आप कहाँ पढ़ेंगे? जियोमॉर्फोलॉजी में, और आप पहले पढ़ने चले गए हैं मान लीजिए इंडियन ज्योग्राफी को, और आपने जियोमॉर्फोलॉजी में प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं पढ़ा है, तो आपको नहीं पता कि पूरी अर्थ पे कौन कौन सी प्लेट है, और कौन कौन सी प्लेट है आपको इसके बारे में नहीं नॉलेज है, और कौन सी प्लेट किस तरफ मूव कर रही है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट क्या है, और पैसिफिक प्लेट क्या है, नास्का प्लेट क्या है, कौन सी प्लेट मूव कर रही है। जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो उनके अंदर से लावा निकलता है, जो कि अर्थ के सरफेस पे या तो फेशर टाइप लावा या फिर इरप्शन जो होता है लावा का, वो आपको नहीं पता होगा। और आपको एक और हिस्ट्री नहीं पता होगी जो इंडियन ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, वो है क्या? कि जो लावा आप ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट आप देख रहे हैं, पेनिनसुला इंडिया आप आज यहाँ पर देख रहे हैं, वो कभी एक समय में अफ्रीका के इस पूर्वी तट से लगा हुआ था। अगर आपको जियोमॉर्फोलॉजी आपने नहीं पढ़ी होगी, तो आपको इस चीज का ज्ञान नहीं होगा, इस चीज की नॉलेज नहीं होगी, और आप नहीं समझ पाएंगे कि एक समय में जो इंडिया है, वो इस पूर्वी अफ्रीका से ही टूट कर, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इससे रिलेटेड है, टूट कर आगे की तरफ मूव हुआ और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वो चलने लगा। अब इसका क्या फायदा होगा अगर आपने ये पहले पढ़ा होगा? तो इसका फायदा ये होगा दोस्तों कि जो इंडिया है, इंडिया का जो महाराष्ट्र वाला पश्चिमी भाग है, जो प्रायद्वीप भारत है, प्रायद्वीप भारत का जो पश्चिमी भाग है, जिसमें जो है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये राज्य आते हैं, तो इन राज्यों में देखेंगे आप ब्लैक सॉइल मिलती है। अब ब्लैक सॉइल से मैं इसको कनेक्ट कैसे कर पा रहा हूँ? देखिए, ब्लैक सॉइल उन्हीं जगहों पर बनती है जहां पर कभी ना कभी लावा का उद्गार हुआ हो। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। अगर आपने प्लेट टेक्टोनिक नहीं पढ़ी है, जो कि जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं, तो आप इंडियन ज्योग्राफी को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। अब ब्लैक सॉइल आपको याद करनी पड़ेगी कि वो कौन कौन से स्टेट में मिलती है। अगर आपने प्लेट टेक्टोनिक्स को पढ़ा है, और अगर आपने जियोमॉर्फोलॉजी को, वर्ल्ड ज्योग्राफी को पहले पढ़ा है, इंडियन ज्योग्राफी को बाद में पढ़ रहे हैं, तो आपको ये पता होगा कि प्लेटें कैसे मूव करती हैं। अगर दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही, डाइवर्जेंट प्लेट मोशन है, तो लावा का उद्गार होगा। दो प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही हैं, तो एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे सबडक्शन होगा उसका, ठीक है? और भारत में जो घाटियां हैं,
ठीक है, जैसे सतपुड़ा घाटी, सॉरी नर्मदा नदी की घाटी, दामोदर नदी की घाटी, ताप्ती नदी की घाटी, ये जो भ्रंश घाटियां हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इन सभी के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होगी। लेकिन अगर आप प्लेट टेक्टोनिक्स को नहीं पढ़ते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी को पहले नहीं पढ़ते हैं, तो आप इन सभी चीजों को मिस कर जाएंगे, और मिस करने के बाद क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी अच्छे से नहीं हो पाएगी। आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। आपको जियोमॉर्फोलॉजी पहले पढ़, ये तो रहा एक एग्जांपल है ये, कि आपका अगर आपने प्लेट टेक्टोनिक नहीं पढ़ा तो आपको इंडियन ज्योग्राफी पे उसका क्या बुरा इफेक्ट हो सकता है। ऐसे कई सारे एग्जांपल हैं जहाँ पे आपको जियोमॉर्फोलॉजी की नॉलेज चाहिए होती है इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ते वक्त। समझे आप मेरी बात को? अगर आप मेरी बात समझे हैं तो प्लीज थम्स अप करें चैट में, जो ऑप्शन है, अगर आप मेरी बात समझ गए हैं तो प्लीज थम्स अप करें। धन्यवाद अगर आप समझ गए हैं। ठीक है, देखिए ये तो रही जियोमॉर्फोलॉजी की बात। अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्लाइमेटोलॉजी की, अगर आप, मैं यहाँ पे बात करूं किस चीज की, अगर मैं क्लाइमेटोलॉजी की बात करूं कि क्लाइमेटोलॉजी को पढ़ते वक्त आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ये देखें, ये क्लाइमेटोलॉजी है। अगर आपने क्लाइमेटोलॉजी नहीं पढ़ी है इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ने से पहले, तो क्या आपको नुकसान हो सकता है? तो देखिए आपको क्या नुकसान हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मैं सीरीज भी बताऊंगा आपको कि इंडियन ज्योग्राफी में पहले कौन सी सीरीज पहले क्या चैप्टर पढ़ना चाहिए, उसके बाद क्या, फिर उसके बाद क्या। पहले हम वर्ल्ड ज्योग्राफी से, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता है और उनको गाइड करने वाला नहीं होता है, या फिर कई बार वो मिस गाइड हो जाते हैं, जिसके चलते वो इंडियन ज्योग्राफी को बाद में पढ़ते हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी को पहले पढ़, सॉरी, वर्ल्ड ज्योग्राफी को बाद में पढ़ते हैं, इंडियन ज्योग्राफी पहले पढ़ चुके होते हैं। लेकिन देखिए अब अगर आपने क्लाइमेटोलॉजी नहीं पढ़ी है पहले, तो क्या होगा, आप इंडिया का मानसून पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है। इंडियन ज्योग्राफी के सिलेबस में इंडियन मानसून एक टॉपिक है जिसे आप पढ़ेंगे। अगर आप इंडियन मानसून पढ़ रहे हैं, तो इंडियन मानसून पढ़ते हुए जो हवाएं हैं, हवाओं का सिस्टम, कि मानसून क्या है, मानसून हवाओं, हवाएं हैं जो नॉर्थ साउथ से आती हैं, साउथ साउथ जो हेमिस्फीयर है वहां से हवाएं आती हैं, जो ट्रेड विंड्स हैं, और वो इक्वेटर को पार करते हुए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो डायग्राम मैंने लगाया हुआ है, ये जो साउथ वेस्ट से हवाएं आती हैं वो इक्वेटर को पार करते हुए उनके डायरेक्शन कैसे हो जाता है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ उनका डायरेक्शन हो जाता है। इंडियन मॉनसून को समझने के लिए आपको विंड सिस्टम जो है उसकी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, कि हवाएं पूरे प्लेनेट पे किस तरीके से मूव करती हैं, और उनकी डायरेक्शन गर्मियों में साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट क्यों हो जाती है। फिर जब सर्दियां आती हैं तो हवाओं की दिशा भारत में मॉनसून में किस तरीके से चेंज हो जाता है। इन सभी के लिए आपको अच्छी खासी नॉलेज चाहिए होती है क्लाइमेटोलॉजी की। ठीक है, बाद में जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो क्लास का जो पीछे का जो लेक्चर छूट गया आपका, तो आप घबराएं नहीं। ये जो बाकी जो लेक्चर है वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा पूरा, तो आप वहां से उसे पूरा देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या मैं बता रहा था आपको क्लाइमेटोलॉजी की, आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते समय अच्छी खासी नॉलेज चाहिए होती है। अगर आपको मानसून के बारे में पढ़ना है तो आपको ये जब आप मानसून पढ़ते हैं इंडिया में, तो आपको ये चीजें देखनी होती हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेट है जो बाकी स्टेट से ज्यादा रेनफॉल प्राप्त करता है, यानी कि ज्यादा वर्षा प्राप्त करता है। अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको ह्यूमिडिटी की, यानी कि आर्द्रता वाले चैप्टर की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, और वो कब होगी, जब आप क्लाइमेटोलॉजी पहले पढ़ चुके होंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? अगर क्लाइमेटोलॉजी नहीं पढ़ा है आपने तो आप नहीं समझ पाएंगे कि किस तरीके से जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, यानी कि सापेक्षिक आर्द्रता होती है, उसका और टेम्परेचर का, यानी तापमान का उल्टा संबंध होता है। जैसे जैसे हवाएं ऊपर बढ़ती हैं, वो अपनी जो तापमान है उसको खोने लगती हैं, और सापेक्षिक आर्द्रता जो है वो बढ़ने लगती है। अगर आप डायरेक्ट इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें सापेक्षिक आर्द्रता का कोई भी चैप्टर आपको नहीं मिलेगा। वो कहाँ मिलेगा? क्लाइमेटोलॉजी में। और वो उसको आप अगर पहले छोड़ चुके होंगे तो यहाँ पर आपको इंडियन मॉनसून बिल्कुल भी अच्छे से समझ में नहीं आने वाला है। तो ये तो रहा क्लाइमेटोलॉजी का एक एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल हैं जिनके माध्यम से आपको ये पता लगता है कि इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ने से पहले आपको जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, जिसमें जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, ये सारे टॉपिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, तब जाके आप इसको स्टार्ट करें इंडियन ज्योग्राफी को। अगर आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, तो अब हम बढ़ते हैं इंडियन ज्योग्राफी की तरफ, कि इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ते हुए आपको किस सीरीज को अपनाना चाहिए, जिसके चलते आपको इंडियन ज्योग्राफी की एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो, और आप अच्छे से उसको समझ करके एग्जाम में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो चलते हैं अब इंडियन ज्योग्राफी की सिलेबस की तरफ, कि इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ते हुए आपको कौन सी
सीरीज को अपनाना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई अभी तक की तो प्लीज थम्स अप करें। ओके, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं इंडियन ज्योग्राफी को। इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए आपको कौन सी सीरीज है जो अपनानी चाहिए? ठीक है, देखिए सबसे पहले बात क्या है, जो राइट सीक्वेंस इज द की टू सक्सेस। मतलब अगर आपने टॉपिक्स को पढ़ते हुए एक राइट सीक्वेंस नहीं अपनाया है तो आप क्या है, बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। किसी भी टॉपिक को पढ़ते हुए, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हुए आपको हमेशा एक सीक्वेंस में उसे पढ़ना चाहिए। सीक्वेंस में पढ़ने का क्या मतलब है? देखिए, हर सब्जेक्ट में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको पहले पढ़ना होता है, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको बाद में पढ़ना होता है। ऐसा ही इंडियन ज्योग्राफी के साथ भी है। तो क्या ऐसे टॉपिक हैं जिनको पहले आप पढ़ लेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा? ठीक है, आपको ज्यादा से ज्यादा किताबों का फल मिल पाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं ना, आपको किताबों का फल मिल रहा है। तो ऐसे कौन से टॉपिक है जिनको पढ़ के आपको किताबों का ज्यादा से ज्यादा फल मिल सकता है? तो आपको इसके लिए क्या है, अपने दिमाग की बत्ती जलाने की जरूरत है। और दिमाग की बत्ती कब जलेगी? जब आप यहाँ देखेंगे, जब आप साइंटिफिक टेम्परामेंट अपनाएंगे। अब साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या है? कि वैज्ञानिक तरीका, आपका काम करने का तरीका। वैज्ञानिक काम करने का तरीका क्या है? कि देखिए, किसी भी काम को शुरू करने से पहले, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसकी हाइट, वेट, उसका डेप्थ, उसके चारों डायमेंशन आप देखें कि इस सब्जेक्ट में, इस पर्टिकुलर एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरीके का सिलेबस है, किस तरीके की इनके डिमांड है। इन सभी को जाने बिना अगर आप एग्जाम में कूद रहे हैं, एग्जाम में आप जा रहे हैं, तो ये साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है। इसे बिल्कुल भी वैज्ञानिक तरीका नहीं कहा जाएगा। ये वैज्ञानिक तरीका क्या है? अगर आप एनटीए यूजी नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप पहले एक बार एग्जाम को अच्छे से समझ लें। और एग्जाम को अच्छे से समझने का सबसे सही तरीका क्या है? कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखें। आप जो सिलेबस दिया हुआ है एनटीए ने उसको अच्छे से पढ़ें। अब सिलेबस को अच्छे से पढ़ें और जो क्वेश्चन है उनको अच्छे से देखें। ठीक है, अब सिलेबस को किस तरीके से पढ़ना होता है? सिलेबस में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हिडन होती हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाहर निकालना पड़ता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपके लिए सिलेबस और सब चीजें लेके आया हूँ। देखिए, ये जो सिलेबस है ये एनटीए ने दिया हुआ। अब इसमें देखिए, मैंने कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स किए हुए हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और बाकी जो टॉपिक हैं वो इनसे रिलेटेड है, इनसे एसोसिएटेड है। ठीक है, जैसे फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया है, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, इस फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में केवल भारत की हुआ करती नहीं, इससे जुड़े हुए जितने टॉपिक्स हैं, जैसे आगे लिखा हुआ है ना, एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब फिजियोग्राफी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? अगर आप हिमालय पढ़ेंगे तो हिमालय को पढ़ते हुए आपको हिमालय का एक्सटेंशन पढ़ना है। हिमालय की जो चोटियां हैं उनको आप पढ़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ उससे जुड़े हुए जो टॉपिक हैं, जैसे हिमालय के दर्रे, हिमालय में कौन कौन से ग्लेशियर हैं, ठीक है, इन सभी को अगर आप क्लियर करते हुए चलेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। आपको यहाँ पर अभी मैं केवल सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको सीरीज बताऊंगा। ठीक है, फिजियोग्राफी ऑफ रीजन यहाँ पे दिया हुआ है। ड्रेनेज सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, हिमालय के और पेनिनसुला रीजन के जो ड्रेनेज सिस्टम यानी अफवाह तंत्र, नदियों का सिस्टम को आपको पढ़ना है। क्लाइमेट को पढ़ना है, सीजनल वेदर करेक्टरिस्टिक, क्लाइमेटिक डिवीजन, इंडियन मानसून के समझना है, इसका मैकेनिज्म, इसका करेक्टरिस्टिक्स को समझना है। जो रिसेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जेट स्ट्रीम को आपको अच्छे से समझना है, जेट स्ट्रीम से क्वेश्चन पूछे गए हैं। हिमालय, हिमालयन क्रायोस्फीयर, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में देखिए, अब इसके आगे कौन से टॉपिक्स हैं? सॉइल है, वेजिटेशन है, वाटर मिनरल्स हैं, मराइन रिसोर्सेज है, पॉपुलेशन। अब देखिए, ये जो फिजिकल इंडियन ज्योग्राफी है, आपको कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि आपको जो रिसोर्सेस है, संसाधन है, खनिज संसाधन, उनको याद करना पड़ता होगा। आपको वेजिटेशन याद करनी पड़ती होगी कि कौन सी वनस्पति भारत में कहाँ पर मिलती है। लेकिन यकीन मानिए, जो सीरीज आज मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो आपको ऐसा कोई भी टॉपिक याद करना नहीं पड़ेगा। आपको मिट्टियों से छुटकारा मिल जाएगा कि कौन सी मिट्टी कहाँ पर मिलती है भारत में, जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलती है, लेटराइट मिट्टी कहाँ मिलती है, काली मिट्टी कहाँ मिलती है, आपको बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है अगर आप ये सीरीज को अपनाते हैं। आप अगर वनस्पति पढ़ रहे हैं कि सदाबहार वनस्पति कहाँ मिलती है, उष्णकटिबंधीय कहाँ मिलती है, और जो पर्वतीय वनस्पतियां हैं वो कहाँ मिलती हैं, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। आपको लौह अयस्क के बारे में याद करना है, याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने एक सीक्वेंस में पढ़ा है, आपने अच्छे से सारे टॉपिक्स को क्लियर किया है। तो क्या होता है राइट सीक्वेंस इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ने का? तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, इससे पहले हम अपने मैंने क्या कहा था, जो साइंटिफिक टेम्परामेंट होता है वो क्या कहता है कि आप पहले सिलेबस को अच्छे से देखें और प्रीवियस ईयर के पेपर को देखें। कई बार एग्जाम में क्या होता है, बच्चे बहुत ज्यादा, स्टूडेंट जो है वो बहुत ज्यादा डेप्थ में नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हैं।
लेकिन उतनी टॉपिक में नॉलेज आपको नहीं चाहिए। देखिए जैसे मैं क्वेश्चन से इसको क्लियर करूंगा कि आप बहुत ज्यादा ना पढ़ें डेप्थ में, आपको सरफेस की नॉलेज चाहिए, बस आपका जो नॉलेज का दायरा है वो काफी ज्यादा वास्ट होना चाहिए। आपको बहुत ज्यादा डेप्थ की नॉलेज नहीं चाहिए, आपको आपका जो सरफेस है नॉलेज का वो बहुत वास्ट होना चाहिए। ये डिमांड करता है आपसे एनटीए यूजीसी नेट। बाकी जब आप पीएचडी करेंगे तो उस समय आपको एक टॉपिक पे बहुत ज्यादा उसमें मास्टर्स की जरूरत होगी, उसमें आप डेप्थ में चाहिए, ठीक है। लेकिन एग्जाम को क्लियर करते हुए आपको क्या करना है, सरफेस की नॉलेज चाहिए, लेकिन आपकी नॉलेज कैसी होनी चाहिए, उसका एरिया काफी ज्यादा वास्ट होना चाहिए। ओके, देखिए क्वेश्चन के हिसाब से हम समझते हैं कि क्या मैं जो बात कह रहा हूँ वो सही है। तो क्वेश्चन आप देखिए, भारतीय क्षेत्र से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की निम्नलिखित में से कौन सी तिथि सही है, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन के आंसर नहीं बताने वाला, आपको बस मैं एक चीज बता रहा हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि एग्जाम में आएंगे, और किस हिसाब से आपको तैयारी करनी थी, उससे ज्यादा डेप्थ में जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मानसून जो है, मानसून की वापसी की डेट यहाँ पे पूछी गई है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जब हम मानसून पढ़ेंगे तो मानसून पढ़ते हुए वो मानसून का आगमन कब हो रहा है, मानसून कब लौट रहा है, इन सभी चीज को पढ़ेंगे। इसमें बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस है नहीं, इतना तो पढ़ेंगे ही, तो ये बहुत ज्यादा डेप्थ की डिमांड नहीं करता है। अगला, आंध्र प्रदेश का जो गुंटूर जिला है, जो गुंटूर जिला है आंध्र प्रदेश का, निम्नलिखित में से किस खनिज अयस्क के लिए, किस खनिज अयस्क के भंडार के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो बॉक्साइट है, एंथ्रेसाइट है, मैग्नेटाइट, मस्कोवाइट, ये सारे जो खनिज है इन्हें नॉर्मली हम पढ़ते हैं। तो कुछ ऐसे जिले हैं जो हमेशा फेमस रहते हैं कि वो वहाँ पर वो पर्टिकुलर जो खनिज है वो वहाँ पर मिलते हैं। तो इस तरीके के खनिज, जब इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे तो बिल्कुल सरफेस का क्वेश्चन है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप पर्वत श्रेणियां हैं और चोटियां हैं। पर्वत, जब हम भारत की फिजियोग्राफी पढ़ेंगे तो फिजियोग्राफी पढ़ते हुए जो पर्वत है, उन पर ये सारे इंपॉर्टेंट पर्वत हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं नीलगिरी है, नीलगिरी बहुत इंपॉर्टेंट पर्वत है। सतपुड़ा का आपने नाम सुना होगा, अरावली का आपने नाम सुना है, बिल्कुल। भारत की सबसे पुरानी पर्वत चोटी, विश्व की सबसे पुरानी चोट पर्वत श्रृंखलाओं में इसका नाम आता है, ठीक है। हिमालय का नाम सभी जानते हैं, तो क्या इनकी आपको चोटियां पता नहीं होंगी? बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। इतना बेसिक क्वेश्चन है कि आपको ये तो है, आपने छठवीं सातवीं आठवीं ग्यारहवीं बारहवीं की क्लास में इन सभी को पढ़ा होगा। तो क्या इसके लिए बहुत ज्यादा आपको डेप्थ में नॉलेज की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। तो आपको क्या है, सरफेस आपका काफी वाइड होना चाहिए, ना कि आपको बहुत ज्यादा डेप्थ की डिमांड करता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन के माध्यम से मैंने अपनी बात को प्रूव किया है कि आप देखिए बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की कोशिश ना करें। जितने से आपका काम बन रहा है उतना आप पढ़ें और बाकी आपका आगे देखें, ठीक है। अब देखिए किस तरीके से आपको इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करें, आपको भारत के जितने स्टेट हैं उन सभी की नॉलेज होनी चाहिए। पहली बात तो आपको नॉलेज पहले से ही होगी, अगर नहीं है तो आप प्लीज पहले जो सारे स्टेट्स हैं उनको रिवाइज करें। आपको सारे एरिया की, सारे स्टेट की लोकेशन पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि राजस्थान कहाँ पे है, तो आपके दिमाग में एकदम क्लिक करना चाहिए कि यहाँ पर राजस्थान है। अगर मैं आपसे कहूँ कि उत्तर प्रदेश का है, तो आपके दिमाग में एकदम मैप में क्लिक होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की लोकेशन ये है, लद्दाख की लोकेशन ये है, आंध्र प्रदेश की लोकेशन ये है। कहने का मतलब ये है कि आपको सारे जो इतने भी स्टेट हैं, 28 स्टेट, और बाकी जो 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरी, उन सभी की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा? इसका जो फायदा है वो मैं आपको जस्ट अभी बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको सारे एरिया की लोकेशन पता है, पूरे इंडिया के स्टेट की सारे की लोकेशन पता है, प्लस आपकी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनसे जो भारत का स्थानिक संबंध है, कितने किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ है, और कौन कौन से स्टेट हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, सबसे पहले जो टॉपिक है आपका, ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो नेपाल के साथ कौन कौन से सीमा साझा कर रहे हैं राज्य, बांग्लादेश के साथ कौन कौन से, म्यांमार के साथ कौन कौन से, और कौन से ऐसे राज्य हैं जो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो तटीय सीमा साझा करते हैं, ठीक है। इन सभी के बारे में अगर आपको ज्ञान है तो आप नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले आपको क्या करना है, पहले आपको पॉलिटिकल मैप है उस पर आपकी अच्छे से कमांड होनी चाहिए, ठीक है। जब आपके पॉलिटिकल मैप पे कमांड होगी तो उससे क्या आपको फायदा होने वाला है वो जस्ट मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। इसके बाद जब आपका पॉलिटिकल मैप इंडिया का कंप्लीट हो जाए, पॉलिटिकल आपकी नॉलेज कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप आगे बढ़े नेक्स्ट टॉपिक पे। और जब आपका नेक्स्ट टॉपिक आप शुरुआत करें तो आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है, तो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की भू-आकृति, ठीक है। भारत के भू-आकृति में देखिए, इससे पहले एक जो टॉपिक है वो यहाँ पे पीपीटी में रह गया है। इससे पहले जो एक टॉपिक है वो है भारत की भू-आकृतिक संरचना, यानी कि भारत का जो भू-आकृतिक
जो इतिहास है, कहाँ पर कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, जैसे आर्कियन है, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, ठीक है, ये सारी जो चट्टानें हैं वो कहाँ कहाँ पर मिलती हैं। आप सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। इला हमाल, इनको मेरी आवाज नहीं आ रही, क्या बाकी लोगों को भी आवाज नहीं आ रही है? आप मुझे कमेंट में लिख के बताएं कि आपको मेरी आवाज आ रही है। ओके, बाकी सबको आ रही है तो आप एक काम करें, आप कोई बात नहीं, थोड़ा सा रिफ्रेश करके देखें, वैसे भी ये लेक्चर जो है यूट्यूब पे जाएगा, आप वहां से इसे देख सकते हैं। आपको नहीं आ रही है तो आप एक बार रिफ्रेश करके देखें, हो सकता है कि आपको आवाज आ जाएगी, वरना परेशान होने की कोई बात नहीं। एक बार रूम को छोड़ के इसको एक बार लीव करके फिर दोबारा से कनेक्ट करें, हो सकता है कि तब फिर से आवाज आपको आ जाए। ओके, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। जो पहले मैं अब बता रहा था, मैं एक मैसेज आ रहे हैं, ठीक है, ओके आ गई, अब आ गई, ओके ओके, चलिए ठीक है। देखिए, अब जब आपका पॉलिटिकल मैप क्लियर हो जाए, पॉलिटिकल मैप की आपको अच्छे से जानकारी हो जाए, उसके बाद आप इंडियन जो हिस्ट्री है, इंडियन जो फिजियोग्राफी की हिस्ट्री है, जिसमें हम चट्टानों का जो कालक्रम है उनको पढ़ते हैं कि भारत में सबसे पहले पुरानी चट्टानें कौन सी हुई, उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, गोंडवाना, फिर दक्कन ट्रैप, इन सभी की अगर आपको जानकारी होगी तो इससे आपको फिजियोग्राफी में काफी अच्छा फायदा मिलेगा। इसके बाद आपको डायरेक्ट कौन सा चैप्टर पढ़ना है, आप नोट कर लें इस बात को। इसके बाद आपको चैप्टर पढ़ना है फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया के बाद जो भारत का भूगर्भिक इतिहास है वो चैप्टर आपको पढ़ना है। उसमें आप पढ़ेंगे धारवाड़ क्रम की चट्टानें। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कैसे आपको फायदा होगा। धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं उनका निर्माण कैसे हुआ है, लावा के उद्गार से, ठीक है। जहां जहां पर अब आप देखेंगे जो महाराष्ट्र वाला ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलती हैं। जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलती हैं। अब जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, अब मैंने अभी बताया जैसा कि लावा के उद्गार से इनकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। लावा से उद्गार की इनकी उत्पत्ति हुई है धारवाड़ क्रम की चट्टानों की। अब लावा में देखेंगे आप, जब आप इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पढ़ते हैं और वॉल्केनो पढ़ते हैं तो आप उसमें पढ़ते हैं जो लावा होता है वो इंटीरियर पार्ट होता है वो निफे का बना होता है, यानी निकिल और फेरस। और जो निकिल फेरस है वो क्या है, वो लोहे का एक रूप है, लोहा उसमें ऑलरेडी है, ठीक है। और जितने भी मिनरल्स होते हैं, जितने भी तत्व हैं, वो पृथ्वी के अंदर हैं सारे। और जब वो तत्व निकल के बाहर आएंगे लावा के रूप में और पृथ्वी के सरफेस पे जब वो ट्रैप के रूप में बिछ जाएंगे, तो वहीं से तो सारे मिनरल्स निकलेंगे। यही कारण है कि कर्नाटक में जो बेलार, हट्टी, शिमोगा, ये जो खाने हैं सोने की, सबसे ज्यादा खाने कर्नाटक में है। कारण आपको समझ में आया? अब ये कारण अगर आपने इससे, ये कब समझ में आएगा आपको, कब इसे आप कनेक्ट कर पाएंगे खनिज संसाधनों से, जब आपने जो इतिहास है, भूगर्भिक इतिहास है, उसको अच्छे से पढ़ा होगा और उसको इनसे पहले पढ़ा होगा। आई होप क्लियर है आपको, ठीक है। अगर जैसे ही आपको चीजें क्लियर होती हैं, आप क्या करें, थम्स अप करें, ठीक है, जिससे मुझे पता लगता रहेगा कि आपको क्लियर होती जा रही हैं चीजें, ठीक है। आपको अगर ये समझ में आ गया है तो मैं आगे बढ़ूं, क्लियर है, ओके, ठीक है। अब देखिए, जब आपने पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, भारत का भूगर्भिक इतिहास पढ़ दिया, अब उसके बाद आप स्टार्ट करते हैं फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप क्या पढ़ेंगे, भारत में जो उच्चावच है, कहाँ पे पर्वत है, कहाँ पे पठार है, कहाँ पे मैदान है, ठीक है, द्वीप समूह कहाँ कहाँ पर है, और जो तटीय तटीय मैदान है, जो कोस्टल रीजन में यहाँ पर साउथ में, इन सभी के बारे में आप स्टडी करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर एक चोटी है, यहाँ साउथ में आप यहाँ पे नजर घुमाएं, यहाँ पर एक चोटी है जिसका नाम है अनाईमुड़ी, ठीक है। अभी मैं फिजियोग्राफी बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे हिमालय। अगर आपने फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया यानी कि भारत की भूआकृति नहीं पढ़ी है तो आपको ये पता नहीं होगा कि यहाँ पे अरावली पर्वत श्रृंखला है। चलिए, हिमालय का मैं मानता हूँ सभी को पता है, ठीक है, लेकिन अरावली का आपको नहीं पता होगा, कोस्टल रीजन का आपको नहीं पता होगा, अनाईमुड़ी का आपको पता नहीं होगा, दोदा बेटा का आपको पता नहीं होगा, जो कि साउथ की चोटियां हैं, ठीक है, पर्वत चोटियां। इन सब के बारे में जब आपको नहीं पता होगा, और हिमालय यहाँ से घूम करके गारो, खासी, जैंतिया, ठीक है, और यहाँ साउथ नॉर्थ ईस्ट की जो पहाड़ियां हैं उन सब के बारे में अगर आपको नहीं पता होगा, और जब आप दूसरे चैप्टर पढ़ने लग जाएंगे, जैसे मान लीजिए इंडियन मानसून आप पढ़ रहे हैं, तो इंडियन मानसून देखिए, जब जैसे ही भारत में मानसून एंटर करता है तो यहाँ पर जो एक चोटी है, मैंने जैसे बताया साउथ में एक चोटी है केरल और तमिलनाडु के बीच में, जिसका नाम है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी से साउथ वेस्ट की जो नॉर्थ ईस्ट का जो साउथ वेस्ट का जो मानसून आता है गर्मियों में, उस मानसून वो मानसून अनाईमुड़ी की चोटी से टकरा के क्या है,
दो भागों में बढ़ जाती है, दो भागों में बढ़ जाती है। और ये जो पूरा एरिया है, यहाँ से ये हवाएं, एक हवा चली जाती है इधर बंगाल की खाड़ी की शाखा बनते हुए, एक शाखा चली जाती है इधर किधर, अरब सागर की शाखा बन के, ठीक है। और ये जो पूरा रीजन है, ये जो बीच का पूरा आपको रीजन दिखाई दे रहा है इंडिया का, ये कैसा रीजन है? ये पठारी एरिया है, यानी कि पठार, पठार क्या होता है? जिसकी जो ऊंचाई होती है सी लेवल से लगभग 2,2500 मीटर ये ऊंचा होता है। इसी के कारण जो मानसून है वो भारत में जब आता है तो डायरेक्ट यहाँ से एंट्री नहीं कर पाता है, डायरेक्ट यहाँ से एंट्री नहीं कर पाता है, क्योंकि ये पठारी हिस्सा है। अगर आपको ये चीजें नहीं पता होंगी तो आप क्या समझेंगे कि यहाँ से जो हवाएं हैं वो डायरेक्ट एंट्री क्यों नहीं कर रही हैं। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि बताइए यहाँ से जब हवाएं एंटर करती हैं तो कहाँ पर वर्षा नहीं करेंगी, ग्रीष्मकालीन मानसून के द्वारा कहाँ पर वर्षा नहीं होगी, अगर आपके दिमाग में ये सारी चीज है कि मानसून तो ऐसे एंटर करता है तो हो सकता है कि इस वाले रीजन में मध्य प्रदेश में भी बारिश करेगा, यहाँ भी बारिश करेगा, यहाँ भी बारिश करेगा, लेकिन ये वो रीजन है जहाँ पे बारिश गर्मियों में नहीं होती है। और यहाँ पे अगर आपको अनाई मुड़ी का नहीं पता है साउथ में, तो आप नहीं समझ पाएंगे कि तमिलनाडु में गर्मियों के जो मानसून है, ग्रीष्मकालीन मानसून है, उससे वर्षा नहीं होती है, ठीक है। तो अब ये कब समझ में आया आपको? जब आपने भारत की फिजियोग्राफी पढ़ी है। अब जैसे ही लौटता हुआ मानसून है, अब मैं मानसून पे जाऊं, ठीक है। जब ये लौटता हुआ मानसून है, जब लौटता हुआ मानसून है, लौटता हुआ मानसून गर्मियों में, जो सर्दियों में कहाँ बारिश कराता है? तमिलनाडु में। और केरल में सूखा पड़ता है, उसका कारण क्या है? अनाईमुड़ी पर्वत श्रृंखला, ठीक है। और इसके बाद जो अरावली है, अरावली राजस्थान में जो वर्षा है वो नहीं करा पाती, क्यों? क्योंकि उसकी जो दिशा है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट है। गर्मियों का जो मानसून है वो अपने फेरल के नियम को उल्लंघन करते हुए अपनी दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ा देता है। एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो रखा है राजस्थान में। और जो ये हिमालय है, हिमालय की दिशा कैसी है? पूर्व से पश्चिम है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 6,000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है, जो कि नॉर्थ ईस्ट का जो मानसून है, जो गर्मियों वाला मानसून है, उसको भारत से बाहर जाने से रोकती है और एक बैरियर का काम करती है, जिसके कारण जो हवाएं हैं उसे पार नहीं जा पाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको कब पता लगेंगी? मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ये सारी चीजें टॉपिक तो हम डिटेल में क्लियर करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको कब क्लियर होंगी? जब आपने फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया को अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। और जब आपको फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया अच्छे से समझ में आ जाएगी तो आपको समझ में आएगा क्या? फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया जब आप पढ़ेंगे तो रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया में आप रिवर को पढ़ेंगे, ठीक है। रिवर में आपको क्या, उसको डिवाइड करके आप पढ़ेंगे। कुछ ऐसी रिवर्स हैं जो हिमालय से निकलती हैं। हिमालय से निकलने वाली रिवर्स को हम क्या कहते हैं? हिमालयन रिवर, यानी कि हिमालय से निकलने वाली नदियां। जो नदियां पठारी क्षेत्र में बहती हैं, इधर पठारी क्षेत्र में बहती हैं, उनको बोलते हैं हम प्रायद्वीप भारत की नदियां। और इनको भी हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली और अरब सागर में गिरने वाली नदियों में डिवाइड कर देते हैं। अब इस चीज में देखिए आपको क्या है, नदियां तो आप पढ़ेंगे ही कि कहाँ से उसकी उत्पत्ति हो रही है, कहाँ वो जा रही है, लेकिन साथ ही साथ आपको इससे जुड़े हुए टॉपिक, जैसे कि उस नदी पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं, उस पर्टिकुलर नदी के किनारे, मान लीजिए गंगा है, गंगा के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से उस पर बांध बनाए गए हैं। अगर कोई बांध बनाया गया है, देखिए बांध क्या होता है, यहाँ पे नदी बह रही है, नदी में एक बांध बना दिया, तो फिर पीछे क्या है, एक झील बन जाएगी, जिसे बोलेंगे कृत्रिम झील। कौन सी उस पर कृत्रिम झील बनी है, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये सीक्वेंस होता है पढ़ने का। इसके बाद आप मानसून पढ़ेंगे। अभी देखिए मानसून के चैप्टर में अगर आपको अ, अगर आपको जो विंड सिस्टम है, जो कि आप क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है, पूरे वर्ल्ड का जो विंड सिस्टम है कि हवाएं, ट्रेड विंड्स क्या होती हैं, वेस्टर्लीज क्या होती हैं, क्योंकि इन सारे जो वर्ड हैं, पोलर विंड क्या होती है, नाम इन सभी का नाम जो है इंडियन मॉनसून के चैप्टर में बिल्कुल इस्तेमाल किया जाएगा। अब आपको पछुआ हवाओं के बारे में पता नहीं होगा कि वो 30-35 से और 60-65 के बीच में बहती है, उनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट होती, सॉरी, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट होती है। तो आपको जो मानसून है वो बहुत ही बर्डन भरा टॉपिक लगेगा, ठीक है। और आपको प्रेशर बेल्ट्स के बारे में पता नहीं होगा, शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट्स के बारे में पता नहीं होगा, एयर प्रेशर क्या होता है, ह्यूमिडिटी क्या होता है, क्यों? क्योंकि ये सारे टॉपिक तो क्लाइमेटोलॉजी में पढ़े जाते हैं।
जो कि आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। लेकिन अगर आपको ये मानसून अच्छे से समझना है तो आपको फिजियोग्राफी के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक पर्वत चोटी है जिसे हम बोलते हैं अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी अगर नहीं होती तो ग्रीष्म काल में जो आने वाला मानसून है वो तमिलनाडु में भी बारिश कराता और केरल में भी बारिश कराता। लेकिन यहाँ पर अनाईमुड़ी है, इसलिए ग्रीष्म काल में तमिलनाडु में बारिश नहीं होती। और यहाँ पर अनाईमुड़ी है जिसके कारण शीतकाल में तमिलनाडु में बारिश होती है और केरल में सूखा पड़ता है। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? इसके लिए आपको फिजियोग्राफी पता होनी चाहिए। यहाँ पर पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है हिमालय। हिमालय है, इसी कारण जो हवाएं है वो भारत में वर्षा करा पाती हैं। अगर यहाँ पे हिमालय नहीं होता तो इसका फर्क क्या, इफेक्ट क्या होता कि भारत में ग्रीष्म काल में मानसून नहीं आता, आता भी तो सीधा चला जाता और वर्षा नहीं कराता। यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है अरावली। अरावली की दिशा जो है वो हवाओं के समानांतर है, यानी कि हवा जिस दिशा में बहती है उसी दिशा में अरावली की दशा और दिशा है। साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, जिसके कारण राजस्थान में हवाओं हवाओं के लिए कोई भी बैरियर नहीं हो पाता है, जिसके कारण वहां पे कोई भी वर्षा नहीं होती और राजस्थान कैसा इलाका बन गया है? एक एक सूखा रेगिस्तानी इलाका बन गया है। उसका कारण आपको समझ में आया? हो सकता है असर रीजन में क्वेश्चन, कथन कारण में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो इस तरीके से आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होते हुए चलेगी और आपको अच्छे से सारे टॉपिक समझ में आएंगे। आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर होते जा रही हैं, तो आप थम्स अप दबाते जाएं। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो आप प्लीज थम्स अप करें। ओके, ठीक है। चलिए, अब आपने मानसून पढ़ लिया, इसके बाद आप क्या पढ़ें? ठीक है, इसके बाद आप पढ़ें सॉइल। देखिए, क्योंकि सॉइल जो होती है, सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है, यानी कि मृदा का जो बनना है वो किन चीजों पे निर्भर करता है? वो उस एरिया के किसी भी जगह के मानसून पे, यानी कि जल पे, और वहाँ की वनस्पति पे, वहाँ का जो पेरेंट रॉक है, यानी कि किस पेरेंट रॉक से वो बन रही है, इन सारी चीजों पे निर्भर करता है। ये वहाँ के तापमान पे निर्भर करता है। ठीक है। अब देखिए, ये जो पार्ट है, ये कर्क रेखा वाला भाग, कर्क रेखा के से नीचे वाला जो भाग है, वो भारत में ज्यादा तापमान यहाँ पे प्राप्त होता है। ठीक है। अब देखिए, अब आपको सॉइल जो है वो याद नहीं करनी पड़ेगी। कैसे? मैं अभी बताता हूँ। ठीक है। कैसे आपको सॉइल याद नहीं पड़ेगी? ये जो पूरा एरिया आप सभी जानते हैं कैसा है एरिया, ये पर्वतीय एरिया है, इतना सभी जानते हैं। जहां पर ग्रीन कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये पर्वतीय एरिया है। सॉइल आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, इतनी मेरी गारंटी है। ठीक है। पर्वतीय एरिया है, पर्वतीय एरिया में कैसी मिट्टी मिलेगी? पर्वतीय मिट्टी मिलेगी। बिल्कुल सही जवाब है ना, पर्वतीय मिट्टी मिलेगी। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर है जो महाराष्ट्र, काली मिट्टी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल कहाँ पे मिलती है? ये जो एरिया है, यहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलती है। क्यों मिलती है ब्लैक सॉइल? ये आपको तब क्लियर होगा जब आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी में वॉल्केनो को अच्छे से पढ़ा होगा, अपने प्लेट टेक्टोनिक्स को अच्छे से पढ़ा होगा। क्योंकि ये जो रीजन है, ये रीजन कहाँ पहले लगा हुआ था? मैंने अभी बताया वर्ल्ड ज्योग्राफी में, प्लेट टेक्टोनिक में ये रीजन लगा हुआ था अफ्रीका से। जैसे ही अफ्रीका से टूट के अलग हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, यहाँ पे लावा का उद्गार हुआ, और लावा के उद्गार से यहाँ पे दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। अब जब ये लावा धीरे धीरे समय के साथ ठंडा होगा, इसमें तापमान इसका घटेगा, इसमें वर्षा पड़ेगी, तो धीरे धीरे इसका रूपांतरण हो जाता है, जो बन जाती है क्या? काली मिट्टी। तो क्या आपको समझ में आया? काली मिट्टी कहाँ कहाँ मिलेगी? जहां जहां पर लावा का उद्गार हुआ होगा। तो अब आपको क्या लावा काली मिट्टी याद करने की जरूरत है? नहीं। जहां जहां पर लावा का उद्गार हुआ है, वहीं वहीं पे काली मिट्टी का निर्माण होगा। अब देखिए, आपको लेटराइट सॉइल का आपने नाम सुना होगा कि लेटराइट सॉइल भारत में कहाँ कहाँ पे मिलती है। आपको लेटराइट सॉइल याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए, लेटराइट सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, अगर आपको वो पता चल गया तो आपका असर्शन रीजन का क्वेश्चन भी सॉल्व हो सकता है, लेटराइट सॉइल का निर्माण कैसे हुआ है। और जो तीन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन भी आपको सॉल्व हो सकता है। जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है फैक्चुअल, वो भी आपको सॉल्व हो सकता है यहाँ से। कैसे? लेटराइट जो सॉइल है उसका निर्माण बहुत ज्यादा टेम्परेचर जहां पर होता है, बहुत ज्यादा रेनफॉल जहां पर होता है, वहीं पर लेटराइट सॉइल का निर्माण होता है। अब ये कंडीशन आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? कब आपको ये चीजों के बारे में पता होगा? जब आपने अच्छे से इंडिया के मानसून को पढ़ा होगा। देखिए, कहाँ कहाँ पर अच्छे से वर्षा होगी, कब आपको पता होगा? जब आपने मानसून पढ़ लिया होगा। और जब आपने पूरा मानसून पढ़ लिया होगा तो आपको पता होगा कि ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है, ठीक है, मेघालय वाला रीजन है, मासिम राम के आसपास का क्षेत्र, यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, असम में बारिश होती है, मेघालय में, इधर सबसे ज्यादा बारिश होती है। आपको पता होगा कि ये जो पूर्वी पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी इलाका है, वहां पर काफी ज्यादा वर्षा होती है। आपको पता होगा कि यहाँ पर तमिलनाडु का जो क्षेत्र है, यहाँ पर सर्दियों में बहुत ज्यादा बारिश होती है। ठीक है। तो जहां पर वर्षा ज्यादा होती है,
जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है वहीं पर क्या होगा, वहां पर लेटराइट सॉइल का फॉर्मेशन होगा। आ रही बात समझ में, क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद नहीं, अब देखिए यहाँ पर आपको पता लग गया कि इन इन एरिया में जो लेटराइट सॉइल है वो लेटराइट सॉइल मिलेगी। अब यहाँ पे अगर आपने पहला चैप्टर अगर पढ़ा होता, कौन सा चैप्टर, पहला चैप्टर जिसमें मैंने बताया था पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, तो मैं अगर यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर रहा हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन कौन से राज्य हैं। तो आपको राज्य भी याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने पहले राज्य पढ़ लिए तो आपका बर्डन और भी कम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? देखिए, इसके बाद आपने जलोढ़ मिट्टी का नाम सुना होगा। जलोढ़ मिट्टी बनती कैसे है, अगर ये फॉर्मेशन आपको पता लग गया, ये कॉन्सेप्ट, तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ मिलेगी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी कहाँ से मिलेगी, जब नदियां जो है अपने साथ अवसाद को काट काट के लाती हैं, किसी पहाड़ी से, किसी चट्टान से, किसी स्थलाकृति से, किसी पठार से, उस चट्टान को काट काट के अपने साथ लाती हैं, और जब वो अपनी वृद्धावस्था में पहुंच जाती हैं, वृद्धावस्था में पहुंचने के बाद वो जब उस अवसाद को और ज्यादा वहन नहीं कर सकती, अपने साथ बहाकर नहीं ले जा सकती, क्योंकि उसके वेग में कमी हो चुकी है, जिसके कारण वो अवसाद को वहीं बिछा देती हैं। और इस तरीके से बिछाई गई मिट्टी क्या कहलाती है, ये कहलाती है जलोढ़ मिट्टी। अब नदियां कहाँ कहाँ बहती हैं, नदियां का चैप्टर में हमने पढ़ा होगा कि ये जो पूरा एरिया है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ठीक है, झारखंड, ये कैसा एरिया है, ये गंगा के मैदान का एरिया है। यहाँ पे गंगा नदी बहती है, पूरा गंगा नदी यहाँ पे बहती है। और इससे पीछे जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का कुछ क्षेत्र, ये सारा कैसा है, ये सिंधु नदी तंत्र का एरिया है। अब यहाँ पर जो है ब्रह्मपुत्र का एरिया है नॉर्थ ईस्ट में। तो आपको पता होगा कि जब यहाँ पर जब नदियां बहती हैं, नदियां अपने साथ अवसाद लाती हैं, तो इन एरिया में कौन सी मिट्टी मिलेगी, जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। क्लियर है? जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ पे मिलेगी, आपको क्या अब याद करने की जरूरत है, बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस नदियों का रूट अगर पता है तो आप आसानी से क्लियर कर लेंगे कि यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी मिलेगी, जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर नहीं मिलेगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर गुजरात में जलोढ़ मिट्टी मिलेगी, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसी नदी नहीं बहती जो इतनी भारी मात्रा में किसी पहाड़ी को काट के यहाँ पे अवसाद बिछा दे। ठीक है, समझ में आया आपको? आपको अब इस तरीके से मिट्टी याद करनी नहीं पड़ेगी। इसके बाद अब क्या पढ़ेंगे आप, अब देखिए इसके बाद नेचुरल वेजिटेशन। देखिए, कोई भी वनस्पति होती है वो किसी एक खास मिट्टी में ही पैदा हो सकती है। जैसे 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 जो तरबूज है, जैसे जायद की फसल है, वो जलोढ़ मिट्टी में नहीं हो सकती। जैसे जो कपास है, काली मिट्टी में वो अच्छे से पैदा हो सकता है, वो जलोढ़ मिट्टी में नहीं हो सकता। तो इससे आपको क्या समझ में आता है, कोई एक पर्टिकुलर अगर मिट्टी है, उसमें कुछ पर्टिकुलर टाइप्स की फसल उगती होगी, पर्टिकुलर टाइप्स की जो वेजिटेशन है, वनस्पति है, वन है, वो उगते होंगे। तो अब इससे हमें क्या समझ में आता है, भारत में कौन कौन सी वेजिटेशन होती है, पहले आपको इन सारे टॉपिक को आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आप एक लिस्ट बना लें कि हाँ, भारत में सदाबहार वनस्पति होती है, भारत में जो शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति होती है, भारत में टुंडा वनस्पति भी होती है, भारत में जो पर्णहरित यानी कि जो ट्रॉपिकल डिसोडियस फॉरेस्ट होते हैं, जो पत्ते गिराने वाले पौधे होते हैं, वो भी होते हैं, भारत में मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, भारत में कटीली झाड़ियां होती हैं। अगर आपने एक लिस्ट बना ली, अब आप देखें कि कटीली झाड़ियां कहाँ कहाँ पर होंगी। कटीली झाड़ियों को क्या चाहिए, कटीली झाड़ियां वहां पर होती हैं जहां पर शुष्क रेगिस्तान होते हैं, जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, जहां पर रेनफॉल बिल्कुल कम होता है। अगर भारत, अब देखें भारत में ऐसी स्थिति कहाँ पर है, तो आप पाएंगे कि ऐसी स्थिति कहाँ पर है, ऐसी स्थिति है राजस्थान वाले क्षेत्र में, इस महाराष्ट्र के विदर्भ वाले पठार में। है कि नहीं, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, ठीक है, तो अगर यहाँ पर इस तरीके की कंडीशन है तो जाहिर सी बात है यहीं पर क्या होंगी, कटीली झाड़ियां होंगी। क्या आपको याद करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। आपको स्टेट याद करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। आपको ऐसे समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर कटीली झाड़ियां हैं। ठीक है, इससे आपके और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं कि कटीली झाड़ी, ये जो वनस्पतियां हैं, इनकी क्या खास बात है कि ये इन्हीं एरियाज में मिलती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ पर रेनफॉल कम है। ठीक है, इस तरीके की, इससे आपके एक कॉन्सेप्ट के साथ दूसरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चल रहा है। दूसरी चीज, अब आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में अगर आपको पढ़ना है, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं, जो तटीय क्षेत्रों में होते हैं। ठीक है, तटीय क्षेत्र जैसे गुजरात वाला क्षेत्र है, ये गुजरात के खंबात की खाड़ी वाला क्षेत्र है, यहाँ पर ये जो सुंदरबन का डेल्टा है पश्चिम बंगाल में, यहाँ पर जो क्षेत्र है, ये कैसे क्षेत्र है, ये दलदली क्षेत्र है। अब दलदली क्षेत्र वैसा दलदली क्षेत्र जो कि किससे किससे लगा हुआ हूँ, किससे लगा हुआ हूँ, समुद्र से लगा हुआ हूँ। समुद्र से लगे हुए क्षेत्र में ही मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं। अब आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए कौन कौन से एरिया है जो समुद्र से लगे हुए हैं, वहीं पर मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलेंगे।
सदाबहार वनस्पति कहाँ पर मिलेगी? सदाबहार वनस्पति कहाँ पर मिलेगी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए सदाबहार वनस्पति की क्या खास बात है। सदाबहार वनस्पति की खास बात है कि सदाबहार वनस्पति को उगने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर, बहुत ज्यादा रेनफॉल की जरूरत होती है। अब सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ पर होगा? जो एरिया इक्वेटर के पास होंगे, ठीक है। अब हमें इतना तो पता लग गया इक्वेटर के पास कौन कौन से राज्य हैं, ठीक है। अब सबसे ज्यादा रेनफॉल जहां पर होगा वहीं पर सदाबहार वनस्पति होगी। सबसे ज्यादा रेनफॉल कहाँ पर होता है? देखिए ये तटीय जो क्षेत्र है इसमें सबसे ज्यादा रेनफॉल होगा। ये जो क्षेत्र है इसमें सबसे ज्यादा रेनफॉल होगा तमिलनाडु का। ये जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है यहाँ पर सबसे ज्यादा रेनफॉल होगा। यहाँ पर असम, मेघालय, नागालैंड, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर सबसे ज्यादा रेनफॉल होगा। रेनफॉल भी यहीं पे सबसे ज्यादा होगा। इसी कारण यहाँ पे लेटराइट मिट्टी होगी। इसी कारण यहाँ पे सदाबहार वनस्पति मिलेगी। और यही कारण है कि यहाँ पर चाय कॉफी की खेती की जाती है। तो आपको खेती का भी अच्छे से पता लग गया, ठीक है, कौन सी यहाँ पे खेती की जाती है। दूसरी चीज, वैसे ही यहाँ पर जैसे काली मिट्टी मिल रही थी, तो काली मिट्टी, अब आप कपास को पूछेंगे क्वेश्चन कि कपास कहाँ पे मिलेगा? काली मिट्टी मिलेगा। काली मिट्टी कहाँ मिलती है? महाराष्ट्र में मिलती है। कपास कहाँ मिलेगा? महाराष्ट्र में मिलेगा, गुजरात में मिलेगा। आई बात समझ में? इस तरीके से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करते हुए चलने हैं। तभी आपको इंटरलिंकिंग वाली जो अप्रोच है वो अच्छे से समझ में आएगी। तभी आप एक चीज से दूसरी चीज को इंटरलिंक कर पाएंगे जब आपने इस सीरीज में इंडियन ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ा होगा। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। क्लियर हो रही है तो प्लीज थम्स अप करें। क्या आपको चीजें समझ में आ रही हैं जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? ओके, ठीक है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आप क्या करें? इसके बाद फिजिकल जो पार्ट है वो इंडिया का खत्म हो जाता है। इसके बाद आप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम स्टार्ट करें। ट्रांसपोर्ट में आप ध्यान रखें, अब प्रीवियस, अब आपको यहाँ पे साइंटिफिक टेम्परामेंट अपनाने की जरूरत है। अब आपको ये देखना है, ऐसा नहीं कि आप सारे ट्रांसपोर्ट को पढ़ते जा रहे हैं, बहुत डेप्थ में पढ़ते जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, और एग्जाम में आपको पता नहीं कि कैसे क्वेश्चन आना है। सबसे पहले आप क्या काम करें? आपको क्या काम करना होगा? आपको काम करना होगा क्या, एक मैसेज आया है। ओके, ठीक। बाकी जो लोग, मैसेज आप मुझे कर सकते हैं कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। जो भी आपका क्वेश्चन होगा तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैं आपको देख रहा हूँ साथ ही साथ क्या क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो देखिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जो सिस्टम है, पहले आप क्या करें, जो जितने आज जैसे आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो 2019 से, दिसंबर 2019 से क्वेश्चन पेपर उठाएं, लगभग 10 साल के या लगभग 2010 तक के जितने क्वेश्चन पेपर हैं उन सभी में इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन को मार्क कर लें। ये सारे इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करें? जैसे आपने ट्रांसपोर्टेशन उठाया तो उसमें देखें आप कि कितने ऐसे क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन है जो रेलवे से पूछे गए हैं। कितने क्वेश्चन है जो एयरवेज से पूछे गए हैं, वायु मार्ग से। कितने ऐसे क्वेश्चन है जो रोड मार्ग से पूछे गए हैं, सड़क मार्ग से। कितने ऐसे क्वेश्चन है जो जल मार्ग से पूछे गए हैं। तो आप पाएंगे कि एयरवेज से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछे जाते, और जो रेलवेज हैं उनसे भी क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछे जाते। बिल्कुल, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपको इसको पढ़ लेना चाहिए, कभी एग्जाम में भूले भटके पूछ लिया तो, ठीक है। और जो क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं? क्वेश्चन पूछे जाते हैं कहाँ से? सड़क परिवहन से। सड़क परिवहन और जल परिवहन, तो इस पे आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ज्यादा फोकस करने की जरूरत है का मतलब है जितना एग्जाम की रिक्वायरमेंट है उतना फोकस करें और आगे बढ़ें, क्योंकि एग्जाम में, इस एग्जाम में पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत, बहुत चीजें आपको पढ़नी है। तो आप किस चीज पे फोकस करेंगे? आप फोकस करेंगे जो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी जो कम इंपॉर्टेंट है आप उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ के, छोड़ना कुछ भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा पढ़ के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इस तरीके ये होता है साइंटिफिक टेम्परामेंट, ठीक है। इसके बाद आप पढ़ेंगे मिनरल्स, मिनरल्स इन इंडिया। अब देखिए, मिनरल्स आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे अगर आपने भारत का भूगर्भिक इतिहास पढ़ा है। आपका अगर भूगर्भिक इतिहास पढ़ा है तो आपको पता होगा कि लावा का उद्गार कहाँ कहाँ पर हुआ है। अगर लावा का उद्गार जहां जहां पर हुआ होगा वहीं पर सोना, चांदी, ये सारे जो मिनरल्स हैं, जो धात्विक खनिज हैं, ठीक है, और जो आयरन ओर है, और निकेल है, मैग्नीज है, ये सारे जो खनिज तत्व हैं, जो खनिज तत्व हैं, मेटालिक मिनरल जिन्हें बोलते हैं, वो सारे वहीं पर मिलेंगे जहां पर लावा का उद्गार हुआ होगा। और उनमें कुछ ऐसे स्पेसिफिक कुछ जिले होंगे जैसे बेलारी, कोलार, हट्टी, शिवमोगा, और इधर नॉर्थ ईस्ट की तरफ अगर आप देखेंगे, सॉरी नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ उड़ीसा, झारखंड में, और
इस इलाकों में कुछ ऐसे स्पेसिफिक जिले हैं जो कि उन मिनरल्स के लिए फेमस रहते हैं, बस उनको याद कर लें आपका काम बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरी तरीके के मिनरल है, एनर्जी मिनरल, जैसे कोयला। अब कोयला आपको अगर समझना है, पेट्रोलियम समझना है, नेचुरल गैस समझना है, तो आपको फिजियोग्राफी का अच्छे से पता होना चाहिए, यानी कि भारत में जो भ्रंश घाटियां हैं, कहाँ कहाँ पर भ्रंश हुए हैं। भारत में जब उथल पुथल हुई है जो स्थल खंड को लेकर के, तो कहाँ पर स्थल खंड में सब्सिडेंस हुआ है, कहाँ की वनस्पति किसी दूसरे स्थल खंड के नीचे दब गई है, तो वहीं वहीं पर आपको क्या मिलेंगे, वहीं वहीं आपको कोयला मिलेगा, पेट्रोलियम मिलेगा, प्राकृतिक गैस मिलेगी। तो इस तरीके से आपको मिनरल्स भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आएंगी। इसके बाद आप सेटलमेंट्स को समझें। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में देखो इतना सा दिमाग लगाएंगे हम, पहाड़ी जहाँ पे क्षेत्र होंगे वहां पे क्या है, गुच्छित प्रकार के क्लस्टर्ड आपको सेटलमेंट देखने को मिलेंगे। जहाँ पर रोड्स होंगी, जहाँ पर रिवर्स होंगी, वहां पर लीनियर टाइप का सेटलमेंट आपको देखने को मिलेगा। जहाँ पर रोड एक दूसरे को क्रॉस कर रही होंगी, वहां पर आपको किस प्रकार का सेटलमेंट देखने को मिलेगा, जो चौकोर प्रकार का सेटलमेंट होता है उस प्रकार का, स्टार टाइप, ये सारे सेटलमेंट को आपको थोड़ा सा वहाँ की फिजियोग्राफी अगर पता है तो आपको ये चीजें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, ट्राइब्स इन इंडिया, देखिए कई बार ऐसा होता है ट्राइब्स से कैसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि ये जो क्वेश्चन है बहुत नॉर्मल है जो मैं अभी पूछने वाला हूँ, जैसे कि निम्नलिखित प्रकार के ट्राइब किस राज्य में मिलती है। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, ये कोई भी कर लेगा। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया किसी ट्राइब के जो ऑक्यूपेशन है, यानी कि उसका जो काम है उससे रिलेटेड, जैसे जम्मू कश्मीर की एक ट्राइब है जो कि भैंस पालन के लिए फेमस है, बकरी पालन के लिए फेमस है। ठीक है, और तमिलनाडु वाले राज्य में जो ट्राइब्स हैं वो भैंस पालन के लिए फेमस है। तो इनका काम आपको कब समझ में आएगा, जब आपको उनकी फिजियोग्राफी समझ में आएगी। अब देखिए जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पे भैंस पालना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसीलिए वहाँ की जो ट्राइब है, वहाँ की जो जनजातियां हैं वो कैसे पालती हैं जानवर, वो भेड़ बकरियां पालती हैं। समझ में आ रही बात। और जो जनजातियां साउथ वाले क्षेत्र में है, वहाँ की जो ऊंचाई है वो थोड़ा कम है, इस कारण वहाँ पे वो कैसा पशुपालन वो करती हैं। ठीक है, और जो भील जनजाति है राजस्थान की, वो कैसी है, वो तीरंदाज है, वो थोड़ा सा कैसी अग्रेसिव टाइप की उनकी क्या है, उनका नेचर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद ये सारी चीजें थी जो आपको इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं। तो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और आप क्या करें, आप मुझे कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आपको आई होप कि इंडियन ज्योग्राफी का आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है वो अब मैंने आपको समझा दी है। ठीक है, अब इसके बाद मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे और जो व्हाट्सएप पे जो लाइव सेशन का ग्रुप मैंने बनाया है उस पर मैं आपको एक सीरीज बना के दे दूंगा लिख करके उस लिस्ट में। इंडियन ज्योग्राफी में आपको पहले क्या पढ़ना है, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या। ठीक है, उसी सीरीज में मैं आपको लेक्चर देता रहूंगा बीच बीच में। और आपको कोई भी अगर क्वेश्चन होता है, कोई भी आपका डाउट होता है तो आप मुझे बता सकते हैं, उस पर मैं आपको वीडियो बना के अच्छे से समझाऊंगा। इसके साथ ही साथ आपके लिए एक न्यूज और है कि मैं अब शुरू करने जा रहा हूँ पेपर 1 की क्लासेस। रिसर्च एप्टीट्यूड और आईसीटी में आपको सबसे पहले शुरुआत करूंगा। पेपर 1 की भी क्लासेस मैं देने जा रहा हूँ आपको यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में, और कुछ समय बाद आपको मैं मिलूंगा अनअकैडमी पे। ठीक है, तो इसी के साथ बने रहिए चैनल के साथ, आपके साथ। ठीक है, ओके, थैंक यू जी, थैंक यू प्रतिभा तिवारी जी। आप सभी को क्या चीज़ें क्लियर हुई है इतना मुझे बताइए। क्या आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आई है तो आप मुझे बता सकते हैं। सारी चीज़ें आपको क्लियर है। ओके, ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरीके की कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो में। और जैसे ही हम जो है कोई भी लाइव सेशन मेरा होता है तो आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसी तरीके से हम लाइव सेशन में आते रहेंगे। और कोई भी आपका डाउट होता है वो क्लियर करते रहेंगे। और इसी तरीके से जो बाकी यूनिट्स हैं उनकी भी मैं लाइव सेशन लाता रहूंगा कि कैसे उनको प्रिपेयर करना चाहिए, पहले क्या उसके बाद क्या। एक सीक्वेंस होता है किसी भी यूनिट को पढ़ने का। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी चीजें इंडियन ज्योग्राफी से, समझ में आ रही होंगी पहले से ज्यादा समझ में आई क्या। ठीक है, तो मिलते हैं इस तरीके की किसी दूसरी वीडियो में, किसी दूसरे लाइव सेशन में। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।